हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और साल 2020 के बाद हम सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि 2021 हम सब के लिए अच्छा होगा। अभी ये नया साल का महीना खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और दिल दहला देने वाली घटना घट गई। शनिवार 9 जनवरी 2021 में फ्लाइट SJ-182 करीब 2:40 में उड़ान भरा। प्लेन में 56 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से 10 बच्चे थे। प्लेन को जकार्ता से टेक ऑफ करके समुद्र से होते हुए पोंटियानाक एयरपोर्ट की तरफ जाना था। उड़ान के करीब 3 मिनट्स तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद अगले ही मिनट प्लेन रडार से गायब हो गया। इस प्लेन के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हुए तुरंत ही 10 शिप्स को भेजा गया। कुछ घंटे बाद ये खबर आई कि प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया है। प्लेन के ढेर सारे मलबे को, डेड बॉडीज को अभी भी रिकवर किया जा रहा है। वहीं ब्लैक बॉक्स के सिग्नल को ट्रैक करके इन्वेस्टिगेशन की टीम उसे खोजने में लगे हुए हैं। प्लेन के हर एक रैकेज को इकट्ठा किया जा रहा है। दोस्तों, इस प्लेन क्रैश के बाद सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये कैसे हुआ। इसका एक्यूरेट जवाब तभी मिलेगा जब ब्लैक बॉक्स के डाटा को रिकवर किया जाएगा। नाउ यहाँ पर मैं सिर्फ अपना ओपिनियन और पॉसिबिलिटीज के बारे में ही बात कर सकता हूँ। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि मेरे द्वारा कही हुई बात सच हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदर कंडीशन की। प्लेन के टेक ऑफ के वक्त बारिश हो रही थी, तो क्या इसकी भी संभावना हो सकती है कि प्लेन खराब मौसम के कारण टर्बुलेंस का शिकार हो गया हो? क्या इसकी वजह से प्लेन भी क्रैश हो सकता है? दोस्तों, टर्बुलेंस के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि टर्बुलेंस एयर इर्रेगुलर मोशन के कारण होता है। मतलब कि एयर कभी डेंस हो जाती है तो कभी पतली हो जाती है, और एक प्लेन इसी एयर को पीछे धकेल कर आगे की ओर बढ़ता है, और इसीलिए प्लेन आगे जाते वक्त थोड़ा हिलने लगता है। भले ही एयरपोर्ट में बारिश हो रही थी, पर इसके कारण प्लेन क्रैश हो जाए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि एयरपोर्ट में वेदर रडार भी होता है जो बादलों में छुपे हुए वाटर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करके ये पता लगा लेता है कि प्लेन उड़ने लायक है या नहीं। इवन मैंने जकार्ता एयरपोर्ट का वेदर इंफॉर्मेशन भी चेक किया, पर मुझे नहीं लगता कि ये प्लेन क्रैश खराब मौसम के कारण हुआ है। दोस्तों, एक न्यूज चैनल बार बार इसी बात पर फोकस कर रहा था कि ये SJ-182 बोइंग 737 प्लेन 27 साल पुराना था। इस पॉइंट को मैं क्लियर करने के लिए बस एक ही बात बोलूंगा, ऐसे बेकार के अफवाहों में ना पड़े, क्योंकि अगर प्लेन्स को रेगुलर मेंटेन किया जाए तो प्लेन 20 या 27 साल तक नहीं बल्कि 70 साल तक भी फ्लाई कर सकता है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। और बोइंग 737 को तो बोइंग कंपनी अब भी सर्विस देती है। इट मींस अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाए या आउटडेटेड हो जाए तो उसे रिप्लेस करने के लिए बोइंग कंपनी पार्ट्स को भी बनाती है। ऐसे में पुराने प्लेन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा एक प्लेन को कब रिटायर किया जाता है और रिटायरमेंट के बाद उन प्लेन्स का क्या होता है, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बैड वेदर, ओल्ड प्लेन, ओल्ड टेक्नोलॉजी के बाद थर्ड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि प्लेन में स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया हो। दोस्तों, इतिहास के पन्ने अगर पलट कर देखें तो बहुत सारे प्लेन्स का स्ट्रक्चरल फेलियर हो चुका है। उदाहरण के लिए आप मेरे पिछले 2 केस स्टडी को ही ले लीजिए। डालो एयरलाइन में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक बड़ा सा होल हो गया था, लेकिन फिर भी प्लेन को सुरक्षित लैंड करा दिया गया। इसके बाद भला अलोहा एयरलाइन को कौन भुला सकता है। इस प्लेन का छत ही उखड़ के अलग हो गया था, लेकिन फिर भी ये प्लेन सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। ये सारे इमरजेंसी लैंडिंग इस बात का उदाहरण है कि स्ट्रक्चरल फेलियर के बावजूद भी प्लेन्स इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। यहाँ पर हम एक और बात पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये सारी घटनाएं 15 से 20 साल पहले हुई थी। इन घटनाओं से हम सीखते हैं ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं दोबारा से देखने को ना मिले। इसलिए आज के दशक में स्ट्रक्चरल फेलियर का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि इस स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से अगर हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए या फिर प्लेन के कंट्रोल सरफेस में खराबी आ जाए, तब प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो सकता है। इसके अलावा कोई मिसाइल अटैक या फिर प्लेन के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट के कारण भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। लेकिन अगर हम रडार को देखें तो रडार में साफ साफ प्लेन को गिरते हुए दिखाया गया है, यानी कि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद भी रडार अपना काम सही सलामत कर रहा था। अगर किसी तरह से कोई एक्सप्लोजन होता या मिसाइल अटैक होती या बॉम्ब ब्लास्ट होता
तो ये रडार भी अपना काम करना बंद कर देता, लेकिन इसने सब कुछ रिकॉर्ड किया क्रैश होने तक। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि प्लेन में कोई भी स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं हुआ होगा। तो फिर आखिर इस प्लेन के साथ हुआ तो क्या हुआ? दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया होगा, और इसे समझने के लिए हमें फ्लाइट रडार के ग्राफ को देखना पड़ेगा। इंडोनेशियन टाइम के अनुसार 7:33 में ये प्लेन रनवे से रन करना शुरू किया। पायलट धीरे धीरे स्पीड को भी बढ़ा रहा था जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा था। 7:40 तक प्लेन 10,900 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था। इसके अगले मिनट में अगर ग्राफ को देखें तो हमें एक कर्व नजर आएगा जो नीचे समुद्र की ओर जाती है। यहाँ पर प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा, इसके बाद ये तेजी से धरती की ओर गिरने लगता है और फाइनली अगले 1 मिनट में क्रैश हो जाता है। 7:39 में ही पायलट को ये एहसास हो गया होगा कि प्लेन को लिफ्ट मिलना धीरे धीरे कम हो रहा है, प्लेन स्टॉल कंडीशन में जा रहा है। तब प्लेन का स्पीड लगभग कांस्टेंट था, उसमें बेहद माइनर चेंजेस किया गया। दोस्तों प्लेन का एल्टीट्यूड 10,900 फीट था जब प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया, और अगर इतने एल्टीट्यूड में प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला जाए तब उससे बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल सा हो सकता है। दोस्तों प्लेन अचानक स्टॉल कंडीशन में नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड लॉस करता है, जैसे कि 7:39 और 40 के बीच हुआ। अगर इस बीच पायलट कोई एक्शन ले लेता तो प्लेन स्टॉल कंडीशन से बाहर आ सकता था, लेकिन अगर इसके बीच एक्शन ना लिया जाए तो प्लेन के गिरने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, और जब तक पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तब तक ये धरती से टकरा चुका होगा। और ठीक ऐसा ही SJ-182 के साथ हुआ। दोस्तों मैं पायलट को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये ग्राफ स्टॉल कंडीशन की ओर ही इशारा कर रहा है। हो सकता है उस वक्त विजिबिलिटी अच्छी ना हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ गई हो, सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से पायलट्स प्लेन को स्टॉल कंडीशन से बाहर निकालने में असमर्थ हो गए हो। दोस्तों अगर प्लेन का नोज अधिक ऊपर चला जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। चाहे प्लेन का स्पीड कम हो या अधिक हो, प्लेन सीधे नीचे की ओर आने लगेगा। और एक ट्रेंड पायलट, इवन न्यू पायलट्स को भी ट्रेंड किया जाता है कि कैसे आप स्टॉल कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। और अगर पायलट को ऐसा फील होता है कि वो स्टॉल कंडीशन में जा रहे हैं, प्लेन को लिफ्ट मिलना धीरे धीरे कम हो रहा है, तो प्लेन के नोज को डाउन करना होता है। इसके बाद धीरे धीरे प्लेन के नोज को अप करते हुए आगे की ओर निकल जाना होता है। नॉर्मली स्टॉल कंडीशन से इसी तरह से बाहर निकला जा सकता है, पर SJ-182 के साथ ऐसा नहीं था। स्टॉल का सिग्नल 1-2 मिनट पहले मिल रहा था। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो प्लेन को लिफ्ट मिलना धीरे धीरे कम हो रहा था। इट मीन्स पायलट को ये एहसास हो गया होगा कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में जा रहा है, लेकिन हो सकता है मौसम खराबी के कारण, लो विजिबिलिटी के कारण उन्हें बाहर का नजारा दिखाई ना दे रहा हो, जिससे उन्हें ये एहसास नहीं हो पाया कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में जा रहा है। और जब तक उन्हें ये पता चला होगा कि प्लेन नीचे की ओर गिरने लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को कंट्रोल करते करते ये समुद्र से टकरा ही गया। अगर इस प्लेन का एल्टीट्यूड 30-40 हजार फीट होता तो शायद स्टॉलिंग के बाद भी प्लेन को संभाला जा सकता था। अब क्योंकि बोइंग 737 जैसे बड़े प्लेन्स को संभालने के लिए 10,000 फीट बेहद कम था, शायद इसीलिए ये प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया। दोस्तों मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरह से पायलट को ब्लेम नहीं कर रहा और ना ही कोई फेक न्यूज फैला रहा हूँ। इस घटना के बारे में डिटेल में स्टडी करने के बाद ही सारे फैक्ट्स, सभी तरह के नॉलेज को इंक्लूड करते हुए मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखा हूँ। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या रिपोर्ट आता है ये तो उसी वक्त पता चलेगा। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि मेरे द्वारा कही हुई बात सच हो जाए, लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, मैं सही हूँ या गलत हूँ, सब कुछ डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।